नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी आक्षेप। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। जब रूकमपुर के लिए मुझे तबादले का ऑर्डर मिला तो मैं बौखला सा गया था। उस गांव का नाम सुनते ही बरसों से समेटा मन का साहस उत्साह डोलने लगा। धूल धूसरित रास्ता, 4 मील कच्चे की चलाई। कहाँ अभी जहाँ रहता था ठीक सड़क के किनारे था मेरा बैठक। जीप सीधी आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। बस 2 गज की दूरी पर ही रुकती थी। इस गांव में मैंने बड़ा मन लगाकर काम किया था। शायद इसी का इनाम दे दिया मुझे। मिस्टर विशाल नाथ, यू आर ट्रांसफर्ड टू दैट लोनली विलेज। यू सी डेवलपमेंट इज मस्ट फॉर ऑल विलेजेस। अंग्रेजी के इस वाक्य के समक्ष मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था। हाथ में वह ट्रांसफ़र ऑर्डर पसीजता जा रहा था। यस सर कहकर बाहर निकल आया था। जैसे ही अपने बॉस मिस्टर बर्नार्ड के कमरे में घुसा, मेरा चेहरा देखते ही ऊपर कहा वाक्य उन्होंने मेरी ओर यूँ उछाल दिया कि मेरी जुबान कुछ कहने को उठ ही नहीं पाई। पिताजी की बात बार बार याद आ रही थी। विशाल, अरे यार, यहीं कहीं नौकरी खोज लो, कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे। लेकिन गांव को सेवा करने, वहाँ जीवन बिताने का जुनून मेरे सिर पर इस कदर सवार था कि उसकी बातें कुछ बिल्कुल थोथी लगी थीं। उनकी बातें मुझे बिल्कुल थोथी लगी थीं। मैंने उन्हें यूं ही हवा में उड़ा दिया। ग्रामीण मिट्टी के आकर्षण की अपेक्षा मुझे शहरी सुख सुविधाएं नगण्य लगी थी, सो चल दिया गांव की ओर। मेरा युवा मन एक पल को निराश होकर फिर उत्साहित हो उठा। एक चुनौती समझकर रूकमपुर जाने का इरादा कर लिया। कुछ नहीं तो साइकिल तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो कच्ची पगडंडी पर भी चल जाएगी। वही हुआ। ऑफिस से ही खड़े ग्राम प्रधान मिल गए थे। ऑफिस में ही खड़े ग्राम प्रधान मिल गए थे। मेरे साथी ने मेरा परिचय उनसे करा दिया। उन्हीं के साथ साइकिल लेकर मैं उस ओर निकल पड़ा। जलपान के पश्चात वे ही मुझे अपने साथ गांव की परिक्रमा सी करा रहे थे और उसी बीच कई कमरे दिखाते जा रहे थे। वे बैठक नुमा कमरे थे, अर्थात हर घर के मेहमान खाने, जो कुछ ही घरों के बाहर बने थे। कौनो कमरा चुन लो बाबूजी, जौन अच्छा लगी। उतई रहिबे की प्रबंध हुई जई और खाइबे पीबे की कौनो चिंता ना करिए हो आप। ये आप लोगों के उठने बैठने के कमरे हैं। मैं जिस किसी का भी कमरा लूँगा उसे असुविधा तो होगी। कैसी बात करत हो बाबूजी, आप अपनो घर बार छोड़ के हमार भरोसे आए हो, ये तो हमारो फर्ज है। भोले भाले ग्रामीणों की ये बातें मुझे चुंबकीय शक्ति से गांव की ओर खींचती रहीं। शहरी सभ्यता के दासत्व में हम क्या अपना ड्राइंग रूम किसी को रहने के लिए दे सकते हैं? यदि 10 मिनट भी कोई आगंतुक अधिक बैठ जाए तो हम घड़ी देखकर अपना समय नष्ट होने का आभास उसे कराने में नहीं चूकते। कैसी असुविधा की दुविधा में पड़े हम उसके जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मैंने जिस कमरे को चुना था वह घर रमिया का था। रमिया के घर की बैठक ही मेरे रहने का स्थान बनी। ठीक है बाबूजी, खान पियन की परेशानी नाई हुई है, पर रमिया है ना, आपको खाना बनाए दो करिए। मैं स्वयं खाना बना लूँगा, आप लोगों को परेशान थोड़े ही करने आया हूँ। कैसी बात करत हो बाबूजी, अरे परेशानी की काय बात की, कहकर प्रधान जी मुझे आश्वस्त करने लगे। मैंने रमिया को अभी तक नहीं देखा था। बहुत थक चुका था। कपड़े के जूतों का रंग धूल के रंग जैसा हो गया। बीच में साइकिल से उतरकर पैदल ही चलना पड़ा। खैर फिर भी पहले सामान खोलकर मैंने करीने से लगा दिया बैठक की 2 किवाड़दार अलमारियों में। सोचा कि अब नहा लूँ। नहाने की इच्छा जाहिर की तो प्रधान ने दोनों साधन मेरे सामने रख दिए। कुआं ऊपर के द्वार पे है बाबूजी, जगत पानी खींच दी है। घर के भीतर बरमऊ लगो है। शहर के मानस तो भीतर घुस के नहात हैं, कहकर प्रधान जी मुस्कुराने लगे। मैं बाहर नहाने की सोच भी नहीं सकता था। अब तक जहाँ रहता था वह सरकारी बिल्डिंग थी। मेरे कमरे में लगा ही गुसलखाना भी था। मैं घर के अंदर ही नल पर चला गया। आंगन में नल था, उसके चारों ओर की ज़मीन पक्की थी, सीमेंट लगी, बिल्कुल चिकनी।
जगत ने 2 बाल्टी पानी निकाला, बाहर हो लिया। धूल पसीने से लथपथ और शरीर पर पानी डालकर साबुन लगा ही रहा था कि आंखें साबुन के फेन के कारण बंद कर रखी थी। तभी कानों में हंसी की ध्वनि गूंजने लगी, जैसे किसी ने अनगिनत कांच की चूड़ियाँ पक्की जमीन पर बिखेर दी हों। मैंने साबुन लगे मुंह से ही आंखें खोल दी। देखा सामने एक अति रूपवती नारी खड़ी है। झट से आंखें बंद कर ली मैंने, क्योंकि साबुन चिनमिनाने लगा था। जे बाबूजी तो घर में जनी की तरह नहाए रहे। हा 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 कहकर वह हंसे जा रही थी। मैं सकुचाकर आधा हो गया। कैसे कपड़े बदलूंगा, जाने अभी तक गई कि नहीं। जल्दी से मैंने मुंह पर पानी डाला, लेकिन यह देखकर सुकून मिला कि वह जा चुकी थी। बैठक में घुसा तो वह चाय के लिए खड़ी थी, पीतल के पिच के गिलास में ऊपर तक भर के। शायद हाथ जल रहा होगा, इसलिए कपड़े के चीकट काले टुकड़े में पकड़े थी। बाबूजी चाय। कपड़े समेत ही मुझे जल्दी से गिलास पकड़ा दिया। इतने में प्रधान भी आ गए। शायद वे चबूतरे पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कब नहाकर निकलूं। जा रमिया है, बाबूजी कौनो परेशानी नहीं होन दिए आपको, ऐन समझदार है। मैंने इधर उधर देखा, वह जा चुकी थी, लेकिन जितना भी मैं उसे देख सकता था, उसका रूप अवश्य मुझे चकित करके धर गया। इतनी रूपवती नारी इस गांव में। काय बाबूजी, शादी भई कि नहीं, प्रधान जी पूछ रहे थे। नहीं, अभी अकेला हूँ, घर में माँ बाप हैं। मैंने उनके अगले संभावित प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया। बाबूजी, एक बात बताए देत हम आपको, जरा रमिया से नेक सावधान रहियो। ऐसा क्यों? मैंने सोचा खतरनाक औरत होगी। बाबूजी घबरावे कि कौनो बात नहीं है, वैसे तो सब तरह से भली है, पर निछुद्र है ससुरी। अब शर्म खोल के का कहें, आपसे इते उते मुँह मारत फिरत है। मैं उनका इशारा समझकर सकते में आ गया। कैसा गलत घर चुन लिया मैंने, कैसे रहूँगा। शाम घिराई थी, मैं सोकर उठा तो कुछ ताजगी सी महसूस कर रहा था। गांव में सबसे परिचय करने चल दिया। इस गांव का ग्राम सेवक था मैं। खाद बीज के विषय में बातें की, लोगों से साक्षरता अभियान कैसे आरंभ किया जाए सलाह मशवरा किया। नवयुवकों से बैंक से ऋण मिलने में क्या क्या परेशानियां होती हैं, उन्हें हल करने का आश्वासन देकर अपने कमरे पर लौट आया। पौर में घुसते ही आंगन में बने चूल्हे के पास बैठी वह साफ दिखाई दे रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसके मुख की रंगत नारंगी हो उठी। वह मुंह नीचे किए कटोरदान में रोटियां गिनने में तल्लीन थी। तब करीब 27-28 साल की रही होगी वह, मेरे अंदाज से। मेरे आहट पाते ही खाना परोसकर कमरे में ले आई। मैं जूते खोल रहा था, झुके झुके ही कह दिया, मेज पर रख दो। वह खाना रखकर तुरंत अंदर चली गई। मैं नल पर हाथ धोने गया तो वह नल चलाने आ गई। उसका निश्चल निष्कलंक मुख कैसी अपूर्ण गरिमा से दीप्त था। फिर क्यों ग्राम प्रधान ने उसके लिए ऐसा कहा? क्यों परिचय के समय? यह सुनकर मैं रमिया के घर जा रहा हूँ। कुछ लड़के आपस में अभद्र इशारे करके हंस पड़े थे। बड़ी उलझन में पड़ा खाना खाता रहा। सोचा कि जगह बदलने को कहता हूँ तो ये निर्दोष क्या सोचेगी, जो इतनी तन्मयता से मेरी सेवा में लगी है। थोड़ी देर में 8-10 बरस की बच्ची दोबारा रोटी की पूछने आई। पता चला कि रमिया की बहन थी, साथ ही रहती थी। नाम था द्रौपदी। रमिया के यहाँ बच्चा तो कोई दिखा नहीं। उसके यहाँ कभी बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं, ये भी मैंने नहीं पूछा। एक दिन जब मैं शहर से लौटा तो रमिया घर में नहीं थी। द्रौपदी ने ही मुझे खाना परोसा। अपनी बहन की तरह ही बड़े जतन से एक एक चीज़ के लिए पूछती जाती और लाती जाती। मैंने उसी से पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? आपको नहीं मिली बाबूजी? शहर ही तो गई हैं, यशोधन मास्टर के संग गए। मेरा संशय अंकुशाया सा हो उठा। कहीं तो आग होगी ही, नहीं तो धुआं कैसे उठेगा। खैर, मैंने सोच लिया, मुझे क्या पड़ी जो उसके बारे में सोचूं। ज़्यादा से ज़्यादा डेरा बदल लूँगा। जब वह लौट कर आई तो मैंने कुछ नहीं पूछा। वह बताती रही, आज हम मास्टर के संगे चले गए शहर। का करते बीमार हते सो हमें संगे ले गए। हमारी जानकारी है न डाकदर से। मैंने सोच लिया, बहाना गढ़ लिया तो गढ़े।
मैंने कौन सी सफाई मांगी थी इससे। मैं इस गांव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सारे दिन किसानों के साथ खेतों का निरीक्षण करता घूमता, कहीं फसल में कीड़ा तो नहीं लगा, खाद समय पर डाली कि नहीं, एक एक किसान से पूछता, ऋण दिलवाने के लिए भाग दौड़ करता, उसकी परेशानियां सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करता, नए तरीके से खेती करने के आयाम उनके सामने खोल कर रखता, उस पगडंडी पर अंगुली पकड़कर उन्हें चलाने की कोशिश करता। फिर भी अक्सर उन्हीं में से कोई न कोई मुझे अपने ऊपर निंदित उच्छृंखल दृष्टि फेंकते दिख जाता तो अंदर से मेरा मन कैसा कसैला हो जाता। फिर सोचता, क्यों रहता हूँ मैं इस बदनाम औरत के घर, छोड़ क्यों नहीं देता ये जगह। पर रमिया की आकृति देखते ही बस सब भूल जाता कि पीछे कैसी विकट स्थिति झेली है मैंने। दूध धुला सा निश्चल भाव समेटे उसका चेहरा मेरी राह रोक कर खड़ा हो जाता। कैसे जाऊं कहीं और। कुछ भी सुनकर यहीं रुकने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे फिर झकझोर कर रख दिया। वह रात भर नहीं आई। मैं अपने कमरे का उसके घर में खुलने वाला द्वार अक्सर बंद रखता था, लेकिन फिर भी किसी तरह आहट होती तो मुझ तक आ ही जाती। रात भर मुझे नींद नहीं आ सकी। रमिया सुबह लौटी तब मुझे झपकी लग चुकी थी, लेकिन बाबूजी चाय, उसके शब्दों से ही मेरी आँख खुल गई। देखा कि खिड़की से धूप मेरे कमरे में प्रवेश कर गई। मैं उससे बेहद नाराज़ था, फिर भी अनचाही दृष्टि उसकी ओर उठ गई। गहरी खरोंचों के अनगिनत निशान थे उसके चेहरे पर, बाहों पर, पाँव पर। जिधर नज़र जाती उधर ही देखकर मैं घबरा उठा। यह क्या हुआ? चोट कैसे लगी इतनी? क्या बताएं बाबूजी, उस गांव के बदमाश लड़कन की करतूत है जा। मैं बहुत ही उदास थी। क्या कह रही हो? रात भर नहीं लौटी तुम? तुम्हारी बहन भी द्वार का ताला लगाकर न जाने कहाँ चली गई। मैं अकेला तुम्हारा घर रखाता रहा। मैं बहुत क्रोधित था। अरे जा घर में का धरो बाबूजी, जो रखवारी करन पर है। सच सच बताओ, रात में कहाँ थी? अब मैं एक पल भी तुम्हारे यहाँ नहीं ठहरना चाहता। जाने किस बुरी घड़ी में यहाँ आ गया था। ना, ऐसा ना करियो बाबूजी, आपसे बड़ो सहारो है हमें। आपको देख के हिम्मत बांधे हम। बोलो कहाँ थी? मैं चाबुक सा प्रश्न बरसाता रहा। मैं कुछ नहीं बोली, चुप रही। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। फिर गांव वाले ठीक ही कहते हैं रमिया, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, फिर बदनामी क्यों नहीं होगी। आप तो न बोलो बाबूजी ऐसे। अब बताए देत नंबरदार के घर आते हम। मैं समझ गया इस तरह की गड़बड़ रोज करती होगी। किसने बुलाया था तुम्हें वहाँ? क्या कर रही थी उनके घर? काऊ ने नहीं, हम तो खुद ही गए थे। कितने बीमार हैं वे, बेचारे अकेले हैं। ओ पानी देवे बारो नैया, भट्टिन बुखार में तपे रहे थे। का करते बाबूजी हम? रात भर पानी की पट्टी माथे पे धरत रहे, गोड़ दबात रहे, काढ़ो बनाए के पिवावत रहे। पर का करें, जगाओं की गुंडागर्दी को। छत पे चढ़ के पत्थर बरसाए हैं, सीटी मारी है बाबूजी। बातों नंबरदार पे बरसत पत्थर हम ही झेलत रहे, नहीं तो उनकी का गति होती। बड़ी चोट औती उन्हें। का गलीच नाई बको बाबूजी हमारे लाने, कहकर वह हिचकी बांधकर रोने लगी। मैं पसीज उठा, फिर भी उसकी मूर्खता पर खींच थी मुझे। तुम्हें क्या पड़ी थी जो तुम दौड़ी गई उनके यहाँ? का करते हम? बे अकेले हैं, मर जान देते उन्हें। अरे अपने ज़माने के बड़े अच्छे अच्छे काम करे हैं उनने। हमारे ससुर बताओ थे कि नंबरदार गरीबन को करेजा से लगा के रखत हैं, भीड़ लगी रहे तो नहीं के द्वारे। आज निबल हो गए तो कोई पास नहीं फटकत उनके। घर में और कोई नहीं है क्या? है काहे नहीं, सब को है। चार चार लड़का हैं, पर का करें, सबके सब अपनी दुल्हन के लइके नौकरी पर निकल गए। इन्हों को बहुत बुलावत हैं, पर जे देहरी को मोह ममता तो नहीं छाणत। हमसे कितनी चाकरी बन जात है, कर देत हैं। को कछु हमें नहीं फर्क पड़त बाबूजी। वह एक पल में ही जी हल्का करके सब कुछ भूल गई। इस घटना के विषय में तो पूरी तरह समझा दिया था मुझे। मैं भी उसकी हर हालत से सहमत हो गया। नंबरदार के यहाँ वह चाहे जब रुक जाती। वे वृद्ध तो थे, लेकिन कद काठी लंबी सीधी चाल को देखकर ऐसे वृद्ध नहीं दिखते थे कि कोई गलत दिशा में सोच ही न पाए। इस घटना के कुछ सोच ही ना पाए। एक दिन फिर गांव में कानाफूसी होने लगी। सुना कि आज शेर खां के साथ चली गई हाट बाजार करने।
गांव का नामी गुंडा छठा बदमाश माना जाता भाई। लेकिन रमिया न जाने क्या सोचकर उसके साथ हो ली। मैं गली से जा रहा था कि तीर सा बाग मेरी ओर किसी मस्खरे ने उछाल दिया। काय बाबूजी, संभार ना ही पाए सो फिर रही है घाट घाट। इस दोहरे प्रहार को सुनकर मैं तिलमिला उठा। वहीं से आगे जाने की बजाय घर की ओर उल्टा लौट लिया और अपना सामान बांध लिया। इससे अधिक सहने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सोचा आज आ जाए रमिया, फौरन प्रधान जी के कमरे में चला जाऊंगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। वह रात गए लौटी, मैं तो उसकी प्रतीक्षा करके थक रहा था। घर में घुसी ही थी कि मैंने पुकार लिया, रमिया पहले इधर आओ, मैं जा रहा हूँ। कितने बाबूजी? कहीं भी जहाँ चाहूँगा वहाँ। तुम तो इस गांव में बदनाम हो ही, मुझे भी अपने साथ घसीट रही हो। रोज़ कहीं न कहीं गायब हो जाती हो। मैं नहीं देख रहा क्या? तुम अच्छी औरत नहीं हो रमिया, पर मुझे लेना देना क्या तुमसे? बाबूजी अपने ही कहत जइयो, कछ हमायूं सुनियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनूंगा, गढ़ दो कोई कहानी, मैंने वितृष्णा से कहा। बाबूजी कौनो कहानी नहीं है, सब सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। हम का मानत नैया के शेर खां गुंडा बदमाश हैं, पर देखो तो बाबूजी, बाकी जोरू अब एक महीना पहले गुजरी गई, दो छोटे बच्चा छोड़ के। एक तो दूध पियत बच्ची है बाबूजी, बा केलो अपनो बच्चा नाय पाल पाए रहो, मजूरी करे, कई बच्चन के लैके बैठे। सो बाबूजी सेरा दुखी हुई के मोड़ी को शहर के कंजरन देन जा रहो हतो। बहुत रोए रहो हतो। हम तो बई के रोकत रोकत रास्ता भर समझाओ चले गए कि हम पाल दी हैं तुम्हार बच्चा, आज से उनकी माँ हम हैं, मान तो सही। बड़ी मुश्किल से लौटा लाए बाय। मैंने देखा द्रौपदी की गोद में छोटी बच्ची थी। रमिया की उंगली पकड़े करीब 3 साल का बालक टुकुर टुकुर कभी मुझे देख रहा था, कभी रमिया को। उसके बाद रमिया का आना जाना सेरा के घर भी हो गया रात बिरात। मैं नहीं कह सकती कि सेरा अपने बच्चों की धाय बनी स्त्री से कैसे पेश आता होगा, लेकिन सेरा के जीवन के वे कठिन क्षण जरूर बांट लिए थे रमिया ने। एक दिन यूं ही मैंने पूछ लिया, रमिया तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं चली जाती? यहाँ 100 बमंडर खड़े करती रहती हो, कैसी बातें करत हो बाबूजी? ससुर की देरी छोड़ के चले जाएं, वे हमारे धर्म पिता कितने प्यार से ब्याह के लाए थे हमें, उन्हीं को घर वीरान कर जाएं। फिर तबादला भी तो हो सकता है रामेश्वर का, प्राइमरी स्कूल तो यहाँ भी है। कौन? मैंने दूसरी युक्त सुझाई। कैसे करा लें तबादलो, आप ही बतावो। बहू है सीधो साधो मिट्टी को माधो, न जाने कैसी मास्टरी करत है। हमने ही प्रधान जी से बात करी थी, सो कहा थे 5,000 लगी हैं बाबूजी। इतवी हो तो चंपाराम और कुंदनिया भूखे न मर रहे होते। एक और पहेली बिखेर कर बैठ गई रमिया। ये चंपाराम कुंदनिया कौन है? मैं पूछ रहा था। चंपाराम पंडित हैं बाबूजी, उनको ब्याह नाई भव, सो बाल बच्चे नैया। कुंदनिया बुआ उन्हीं की बाल विधवा बहन है। विधवा वहीं तो भाई की रोटी बनाऊन यहाँ चली आई, फिर आज तक सासरे नाई गई। इनके भतीजन ने सब जमीन अपने नाव कराए लई बाबूजी। जब तक जमीन नाय करी हती सो अपने संग राखत हते। जायदाद लेवे पीछे को पूछत बुढ़ापे में, अब को रोटी नाय दे सकत उन्हें। जो कछु हमसे बन परत है कर देत बाबूजी। आपसे पहले बयु तो सोउत हते हमाय बैठका में, हम अकेले हते न बाबूजी। सुनकर मैंने सोचा, ये औरत दुनियादारी से कतई अनभिज्ञ है। सबका ठेका क्या इसी ने रखा है? आज के ज़माने में हम इसे क्या कहेंगे? मूर्ख और क्या। गांव वाले तुम्हारे विषय में जो कहते उसका पता तो है न तुम्हें? मैंने गहरी निगाह उसके चेहरे पर गड़ा दी। पतो का नहीं है, चरित्र खराब समझत हैं जई ना। वह निरीह भाव से बोल गई। किन्हीं दिनों लक्ष्मी नारायण रमिया के सौंदर्य के दास हुए थे। उनकी गली के अनगिनत चक्कर लगाया करते थे, लेकिन ये अनुपम सुंदरी उन्हें फटकार बैठी। खिसियाकर लक्ष्मी नारायण सबसे कहते फिरे, मरद तो घर में रहत नहीं है, सो हमें बुलावती, हमाओं का कसूर। दुनिया के आगे आँखें दिखावती हैं। लेकिन जब उनके छप्पर में आग लगी तो ये मूर्ख औरत सबसे पहले बाल्टी भर भर आग बुझाने में लगी थी।
आग की लपटों में अंदर घिरे लक्ष्मी नारायण को बाहर निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। जान सबको प्यारी थी। रमिया ही आग में झुलसती उन तक पहुंच गई, बाहर खींच लाई। सभी ने यही कहा, पुराना याराना था, बचाती कैसे नहीं। ये वाक्य अंदर तक मेरा मन छीलता चला गया। लगा मैं यहाँ क्यों आया। ग्रामीण भोले भाव जिन्हें मैं कलेजे से लगाए था, आहत होकर गिरते जा रहे थे। शहर और गांव में अब अंतर रह ही क्या गया है। एक सी मानसिकता व्याप्त है हर जगह। शहर में मोह ममता खोजे नहीं मिलती, गांव के इस मोह को क्या नाम दे जो सीधे सोच ही नहीं सकता। बड़ी वितृष्णा भर गई मेरे मन में। जगह की कड़वाहट कैसी होती मैंने अपने हलक के थूक से महसूस कर ली। हार कर उसी को फटकारने लगा, खबरदार जो अब कहीं गई, सुनती नहीं तुम, अब एक पल भी नहीं ठहरूंगा तुम्हारे घर। नहीं बाबूजी, आप न जाइयो, धन हमारे भाग जो आप आए। हमारी रातें सुरक्षित हो गई बाबूजी। अब द्वार की साकल रात पर कोऊ नाई बजाओत, खुसुर पुसुर कोऊ आवाज़ नाई देत। बाबूजी आपके पाँव पड़त हैं, कहकर मेरे पाँव पकड़ लिए। अंदर की करुणा आंखों से बहने लगी, मेरी आंखें नम हो आईं। अब कितऊ नाई जाइए बाबूजी, हम बिल्कुल कितऊ नाई जाइए। उसने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन देखता कि नंबरदार के घर, सेरा के घर, चंपाराम के पास लक्ष्मी नारायण के जले जख्मों की खबर लेने वह किसी पल चली जाती और तुरंत लौट आती। मैं मन महसूस कर रह जाता, ये नहीं मानेगी। एक दिन नंबरदार के घर देर लग गई। घर में घुसते ही मैंने प्रश्न किया, कहाँ गई थी? मानती नहीं हो तुम और मेरा पीछा भी नहीं छोड़ती। बाबू जाने चाहो तो बेशक चले जाओ, हम तो आपको बदनामी ही दे सकत। पर बाबूजी जामे हमाओ दोष नहीं आ, सब हमारी माँ को दोष है। बई ने हमारे मन में परमारथ कूट कूट के भद दो। बई अप्सरा सी सुगढ़ माँ को रूप दे दो हमें राम जी ने। का करें जय दो, खोट जुड़ गए बाबूजी, नाही तो का ऐसो हो तो अब नाई जइयों काऊ के घर है, चाहे कोई मरे। मैं देखता रहा, अब वह कहीं जाती नहीं। अनमनी सी अपने घर की झाड़ू बुहारी में लगी रहती, खाना बनाती रहती, सेरा के बच्चों को अपने ही यहाँ पालती रहती। अफवाहें बंद सी हो गई। मैं भी शांत मन अपना काम करता था। घर से माँ की बीमारी का पत्र आया, मुझे तुरंत जाना पड़ा। पिताजी काम से बाहर गए थे, इसलिए मैं जल्दी लौट भी नहीं सका। माँ की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहा था। पिताजी के आने का एक एक क्षण इंतजार कर रहा था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। माँ चल बसी, पिताजी नहीं आ पाए। मैं खूब रोया, चाहे रहता कहीं था। माँ की परछाई का आभास मुझे सदैव अपने साथ बना रहता। इस सदमे को बर्दाश्त करते हुए मुझे रमिया की कई बार याद आई। वह कैसे सारी विषम परिस्थितियों की मार सह लेती है। पिताजी ने ये नौकरी छोड़ देने को कहा था, बहुत रोका था मुझे, लेकिन मैं फिर उसी गांव के रास्ते पर चल दिया। रमिया के विषय में सोच रहा था, वही मेरी टूटी हिम्मत बंधाएगी। घर मिलेगी तो कैसे आंसुओं का बांध रोक पाऊंगा। गांव का सीवान पास आता जा रहा था। रेतीले रास्ते पर साइकिल की चेन उतर गई, उसी को चढ़ा रहा था कि मेरी निगाह कहीं दूर जाकर टिकी। देखा कोई औरत चली आ रही है। साइकिल की चेन चढ़ा चुका तो आगे बढ़ा। मेरे और उसके बीच का फासला सिमटने लगा। स्त्री के कंधे पर एक बच्चा बैठा था। निगाह पैनी करके देखा तो लगा जैसे रमिया हो। पास आती गई। हाँ वही तो थी। रमिया के कंधे पर उन्हीं ठाकुर साहब का बेटा बैठा था, जो उसकी बदनामी की कहानियाँ गढ़ने में महारत हासिल कर चुके थे। मैं तेज चाल से चलते हुए मेरे करीब आ गई। अरे बाबूजी, सब ठीक तो है? बहुत दिन लगाए गए। उसकी चहकती आवाज़ शिकायत में बदल गई। रमिया, बस ऐसा ही कुछ हो गया था, कहकर मेरा गला भर आया। अरे ऐसो का भाव बाबूजी? कुछ रुककर बोली, बाबूजी जे मुन्ना बीमार है, जाके इंतान के पर्चा है और जाके पिता बाहर गांव गए हैं। बेचारी माँ आती अकेली, बहू बुखार में परी घबराए रही। सो बाबूजी हम जाए कंधा पे ले चले आए। पर्चा छूट जातो तो साल बर्बाद हो जाती। हम अबे आए लौट के, कहकर वह तेज कदमों से चली गई। तो अभी आप सुन रहे थे मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी आक्षेप। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।